हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय आपके लिए उपस्थित हूं आज एक नया सेशन लेके। जैसे कि आपको पता है, लास्ट की क्लास में हमने कोशिका नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा एक बार हम उसको पहले का रिपीट कर लेते हैं कि जो कोशिका होती है ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सबसे छोटी जो शरीर में पाई जाती है उसका नाम होता है शुक्राणु, और जो सबसे बड़ी कोशिका शरीर में होती है उसका नाम होता है अंडाणु। इसके अलावा हमने कोशिका से संबंधित एक थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है, ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ये सारा हमने लास्ट की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बात की थी कि कोशिका के कुछ अपवाद होते हैं सिद्धांत के। ऐसे कुछ जीव होते हैं जिन पे जो सेल थ्योरी होती है वो काम नहीं करती है, कोशिका सिद्धांत उन पर काम नहीं करता है। जैसे वायरस है, आरबीसी है, माइकोप्लाज्मा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो मुझे उम्मीद है वो सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार। तो देखो दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इमेज में आपको दिखा रखा है। देखो दोस्तों, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल आपके सामने दिखा रखी है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल। और ये वाली जो सेल आपको दिखा रखी है, ये वाली है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल, जो एक मेम्ब्रेन से कवर है और जिसके अंदर एक विकसित केंद्रक है और जिसके अंदर पूर्ण विकसित कोशिकांग उपस्थित है। तो ये वाली जो सेल है ये है यूकैरियोटिक और ये वाली सेल जो है ये है प्रोकैरियोटिक। आपने देखा होगा इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक और जो स्पष्ट कोशिकांग है उनका अभाव होता है, वो नहीं पाए जाते हैं। तो बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, आकार इसका होता है छोटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का दोस्तों आकार होता है छोटा और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है बड़ा। पहले इसके आकार की यदि बात की जाए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका साइज छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई चीज छोटी है तो वो विभाजित जल्दी होगी या धीरे होगी? तो सीधे सी बात है, यदि कोई चीज छोटी है तो उसमें विभाजन जो होगा वो तीव्र गति से होगा। इसमें विभाजन क्या होगा? तीव्र तीव्र होगा विभाजन। और इस सेल में विभाजन क्या होगा? स्लो होगा। इसमें विभाजन क्या होगा? धीमा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो क्या है, इस प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में बड़ी है। तो बड़ी चीज को विभाजित होने में टाइम क्या लग जाएगा दोस्तों? ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा लगेगा और इसका विभाजन की जो दर होगी वो यूकैरियोटिक की क्या होती है? स्लो होती है। और प्रोकैरियोटिक की विभाजन की दर क्या होती है दोस्तों? तेज होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके आगे बात करें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट विभेदित केंद्रक का अभाव होता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों स्पष्ट विभेदित केंद्रक व कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट विभेदित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं।
समझ में आई होगी बात आपको कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें स्पष्ट विभेदित केंद्रक व स्पष्ट विभेदित कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है और विकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि इसके केंद्रक द्रव्य में यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक द्रव्य होता है इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि इस वाली कोशिका में डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, इस केंद्रक द्रव्य में इस डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में होती है और यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन धन आवेशित होती है जबकि डीएनए ऋण आवेशित होता है। समझ में आई बात? जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये पॉजिटिव चार्ज होती है और जो डीएनए होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद बात करें जो श्वसन संबंधित एंजाइम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, वो इसकी कोशिका झिल्ली में जो पाया जाता है वो मीजोसोम होता है। इसमें श्वसन के लिए क्या पाया जाता है दोस्तों? मीजोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें श्वसन के लिए स्पष्ट विभेदित केंद्रक इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में उल्टा बता दिया, यूकैरियोटिक कोशिका जो होगी इसमें 80S राइबोसोम होगा। कौन सा होगा? 80S। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने भी कुछ बिंदुओं की बात की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये छोटे आकार की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल तेज गति से विभाजित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल धीमी गति से विभाजित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, आगे बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट विभेदित केंद्रक व कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट विभेदित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इसका जो केंद्रक द्रव्य होता है यूकैरियोटिक सेल का, इसमें डीएनए के साथ इसका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, डीएनए के साथ जो प्रोटीन पाई जाती है वो है हिस्टोन, और प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर एक जो माइकोप्लाज्मा होता है, इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि इसके अंदर केवल जो बात करें हम यूकैरियोटिक सेल में जो पादप कोशिका होती है इसी में सेल वॉल पाई जाती है और कवक में पाई जाती है। इसके अलावा और किसी में सेल वॉल, जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये बात आपको अच्छे से देख लेनी है। बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या है, इस दुनिया में ऐसे कौन से जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए मोनेरा जगत के प्राणी, मोनेरा जगत के प्राणी। और मोनेरा जगत में देखो दोस्तों क्या आता है, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था, आपने सुना होगा, RH व्हिटेकर। क्या नाम था?
एक बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था, दुनिया के समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया था। पढ़ा होगा आपने, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है और एनिमेलिया। 5 जगत प्रणाली आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी। तो जो जितने भी मोनेरा के जीव है वो सारे कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी मोनेरा के जीव है वो कैसे है, प्रोकैरियोटिक सेल है। मोनेरा जगत में देखो दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें जीवाणु आता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल आता है। उसके बाद देखो दोस्तों इसके अंदर आता है अपना माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल को दोस्तों बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा जगत के जो प्राणी है वो सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। मोनेरा जगत में क्या क्या आता है, जीवाणु आता है, नील हरित शैवाल आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और मोनेरा जगत के प्राणी आते हैं। उसके बाद बात करें कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें देखो दोस्तों जो प्लांटी है, एनिमेलिया है, कहने का मतलब जो विकसित जीव होते हैं वो विकसित जीव तो किसका, विकसित जीव जो होते हैं वो तो किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और जो अविकसित जीव होते हैं, जो पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं, वो आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हमने बात की यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि यूकैरियोटिक छोटा होता है कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें विभाजन धीमा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में विभाजन तीव्र होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें श्वसन संबंधित एंजाइम इसकी सेल वॉल में मीजोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेल कोशिका द्रव्य के अंदर इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन धन आवेशित होती है। उसके बाद बात करें जो सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सभी में नहीं पाई जाती है, केवल पादप जगत में पाई जाती है। उसके बाद हमने बात की कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट विभेदित केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट विभेदित केंद्रक पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है ये अंतर आपको पता चल गया होगा। और ये भी आपको पता है सेल को समझने से पहले हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पता होना चाहिए। यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आने वाली जो एग्जाम है, जैसे राजस्थान में लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाला है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे सिलेबस में आप बिल्कुल अलग से दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं कोशिका के आगे अंदर जो इसके कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों इस इमेज में आपको एक सेल दिख रही होगी, ये तो एक एनिमल सेल है और ये वाली एक प्लांट सेल है। इस सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से घिरे हुए आपको कई प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलेंगे। तो हमें आगे चल के 1 बाय 1 इन सभी कोशिकांगों की बात हमें करनी है कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम आगे सभी की बात करते हैं कि कौन सा कोशिकांग क्या है, क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं हम आगे की ओर। और इसमें सबसे पहला कोशिकांग है दोस्तों, वो हमारे सामने है सेल वॉल। ये आपके सामने आ चुका है। ये पहला कोशिकांग है सेल वॉल। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल को क्या बोला जाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति। कि कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका भित्ति जो है कि कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण होता है। कोशिका भित्ति की हम बात कर लेते हैं कि ये कोशिका भित्ति क्या होती है, क्या काम करती है, किसकी बनी हुई होती है। तो बात करें कि कोशिका भित्ति होती है, मर्त होती है। कैसी होती है दोस्तों, मर्त होती है, पारगम्य होती है।
परमेएबल होती है, पारगम्य होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो सेल वॉल होती है, ये पाई जाती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी ये माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, जैसे पादप कोशिका है, जैसे कवक है, इनके अंदर भी ये सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है कि ये बाहरी कठोर, ये कोशिका को चारों तरफ से घेरकर बाहरी सुरक्षा वह दृढ़ता प्रदान करती है। बाहरी सुरक्षा वह दृढ़ता प्रदान करती है। और ये कैसी होती है? मर्त होती है। और कैसी होती है? पारगम्य ये होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइकोप्लाज्मा के अलावा ये पाई जाती है। लेकिन पादप और कवक भी एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल है जिनके अंदर ये पाई जाती है। अब हमें एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कौन से जीव की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पादप की यदि बात करें कि जो पादप होते हैं इनमें सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है इनके चारों तरफ जो बाहर सेल वॉल होती है, जो एक हार्ड लेयर होती है, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद शैवाल में ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद दोस्तों माइकोप्लाज्मा में ये अनुपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा में ये अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। कवकों में या कीट में काइटिन की बनी होती है। एक आपको बहुत ही अच्छी बात मैं बता रहा हूं, देखो आप ध्यान से सुनना। काइटिन क्या होता है कि काइटिन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। काइटिन के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने कुछ पौधों का नाम सुना होगा जो मांसाहारी होते हैं या कीटाहारी होते हैं। अपने पोषण के लिए वो कीट पतंगों को खाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा घटपर्णी पादप है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, डाउनिया है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीट पतंगों को खाते हैं। अब देखो क्यों खाते हैं, आपको पता है जो कीटों की सेल वॉल होती है, ये कीटों की जो सेल वॉल है, जो कीट के सेल के ऊपर उपस्थित है, ये काइटिन की बनी है। और काइटिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे ही पौधा कीट पतंगे को खाएगा, उसकी काइटिन में जो नाइट्रोजन है, उसकी काइटिन जो उसके ऊपर कोशिका भित्ति है, उसमें जो काइटिन है, उस काइटिन से क्या निकलेगा? नाइट्रोजन निकलेगा। और वो नाइट्रोजन क्या होगा दोस्तों? पौधे को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कीटाहारी पौधे या मांसाहारी पौधे जो होते हैं वो कीट पतंगों को खाते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। आपने सुना होगा जिन दलहनी जो पादप होते हैं, इनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्योंकि पौधे सीधा ही वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए ये काम जो पौधे में, उनकी जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो करता है। लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं, इनकी सेल वॉल में जो काइटिन होता है, इसको नाइट्रोजन के लिए कीटाहारी पौधे या जो मांसाहारी पौधे होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताए, घटपर्णी पादप है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति के लिए कीट पतंगों को खाते हैं। तो कवकों की या कीटों की भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फिर बात करें जीवाणु की। जीवाणु में ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु में किसकी बनी होती है दोस्तों? पेप्टिडोग्लाइकेन की ये बनी होती है। उसके बाद बात करें डोएटम्स। डोएटम्स में ये
सिलिका की बनी होती है। दो एटम्स में किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। ठीक है, तो पादपों में सेल्यूलोज और पेक्टिन की, शैवाल में सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की, माइकोप्लाज्मा में अपसेंट। अच्छा, जंतुओं में किसकी होती है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में भी ये क्या होती है? अपसेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। कवकों और कीट में किसकी बनी होती है? काइटिन की। माइकोप्लाज्मा में किसकी बनी होती है? नहीं होती है, अपसेंट होती है। शैवाल में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की। पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। जंतुओं में क्या होती है? अपसेंट होती है। डोएटम्स में किसकी बनी होती है? सिलिका की ये बनी हुई होती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने कोशिका के अंदर इसका जो हमने पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, उसके बाद हमने बात की इसकी संरचना को समझने की कोशिश की कि जो सेल होती है, ये जो सेल बाहर से एक हार्ड लेयर से कवर होती है, इस हार्ड लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस कोशिका भित्ति मर्त होती है, ये मर्त होती है, और ये जो होती है सेल वॉल, ये पारगम्य होती है, किसी के भी पदार्थ को आने जाने से ये नहीं रोकती है। हमने बात की कि अलग अलग जीवों में ये अलग अलग पदार्थ से बनी हुई होती है, और यही से हमें कॉम्पिटिशन में प्रश्न पूछते हैं कि जंतुओं में क्या होती है? ये अपसेंट होती है। पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। शैवाल में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की। और माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? अपसेंट होती है। कवकों और कीट में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दो एटम्स में किसकी बनी होती है? सिलिका की ये बनी होती है। सिलिका का सूत्र होता है दोस्तों SiO2। आपको पता है दो एटम्स एक पानी में पाया जाने वाला शैवाल है। दो एटम्स क्या है? एक पानी में पाया जाने वाला शैवाल है। यदि कोई व्यक्ति को मार के पानी में डाला जाता है, यदि आप सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को मार के पानी में डाला जाएगा तो दो एटम्स के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है कि ये व्यक्ति पानी में डूबने से मरा है या बाहर से मारा गया है। क्योंकि यदि वो पानी में डूबने से मरा होगा दोस्तों, तो पानी में यदि कोई व्यक्ति डूबता है तो उसके फेफड़े में पानी चला जाता है, और यदि फेफड़े में पानी चला जाएगा तो उसके अंदर ये दो एटम्स भी जाएगा, मतलब उसके फेफड़े में आपको सिलिका मिलेगी। जब उसकी फोरेंसिक जांच होगी तो फोरेंसिक जांच में पता चलेगा उसके फेफड़ों में क्या मिलेगा? आपको सिलिका मिलेगा। लेकिन यदि उसके फेफड़े में सिलिका नहीं है तो कन्फर्म हो गया कि ये व्यक्ति पानी में डूबने से नहीं मरा है। तो दो एटम्स क्या है? एक शैवाल है जो आपको सामान्यतया पानी में देखने को मिलता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद जीव द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।